सीनियर क्लर्क बीसीटी। सर, ये जो मेडिकली डिकेटेड स्टाफ आता है उसका हम सीनियरिटी कैसे फिक्स करते हैं? मेडिकल डिकेटेगराइज स्टाफ, जैसे कि मैंने कहा था, इसका 313 पैरा 313 में सारे गाइडलाइंस अवेलेबल है IRM चैप्टर 3 के। इसके अंदर मेडिकल डिकेटेगराइज स्टाफ जो है, जैसा कि मैंने कहा था कि दो तरीके का, एक PME में जो डिकेटेगराइज होता है और दूसरा ड्यू टू ओन रिक्वेस्ट। जो PME में होता है उसको उसकी ओरिजिनल जो सीनियरिटी है, लेंथ ऑफ सर्विस, जो जिस कैटेगरी में उसने काम किया है वो उसको मिलेगी। और जहाँ पे वो यानी ड्यू टू ओन रिक्वेस्ट, जहाँ पे अपनी पोजीशन वो अगर क्या बोलते हैं लूज़ करके किसी और जगह पे अगर वो जाना चाहता है ड्यू टू हिज ओन हेल्थ, तब आप उसको ओन रिक्वेस्ट ट्रीट करना है और वो पैरा 312 के हिसाब से ओन रिक्वेस्ट माना जाएगा। ठीक है। सब मेरा नाम जयश्री मेहता, मैं ओरेस ऑक्सीडब्ल्यू कॉलेज से। सर, सब्सटीट्यूट की सीनियरिटी कैसे, मतलब सब्सटीट्यूट? जैसा कि मैंने कहा था, इनिशियल रिक्रूटमेंट यानी सब्सटीट्यूट्स का जो रिक्रूटमेंट होता है वो GM कोटा के थ्रू होता है। इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट में लिया जाता है। जो सब्सटीट्यूट्स होता है उनको शुरू के लेवल पे इनिशियल अपॉइंटमेंट मिलती है। इनिशियल अपॉइंटमेंट के बाद में उनको 120 डेज़ का टेम्परेरी आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस टेम्परेरी स्टेटस मिलता है। और उसके बाद में फिर सब्सिक्वेंटली उनकी रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट में स्क्रीनिंग होती है। और जब वो रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट में स्क्रीन हो जाते हैं, उस दिन से आपको उनकी सीनियरिटी देनी है, उससे पहले का कोई सीनियरिटी नहीं देनी है। मेरा नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सिलेक्शन, सूटेबिलिटी और ट्रेड टेस्ट एंड नॉर्मली प्रमोशंस। एक नॉर्मल भाषा में हम इसे प्रमोशंस कहते हैं। हम जब भी रेलवे में आते हैं तो आने के बाद में हमारा प्रोग्रेशन होता है, हम आगे यानी प्रमोशन लेके आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये आगे बढ़ने के लिए भी एक मेथड अडॉप्ट होता है, और वो मेथड जो है वो सिलेक्शन, सूटेबिलिटी, ट्रेड टेस्ट इसके जैसा हो, यानी इसके थ्रू होता है। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करूं तो पहले तो हमें वो क्लासिफाई करना पड़ेगा कि जो हम प्रमोशंस करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो प्रमोशंस जो है, इसका मेरा जो सोर्स है वो IRM का चैप्टर 2 है। ठीक है। ये जो कुछ मैं बात करूँगा अभी ये IRM चैप्टर 2 को रेफ़र करके की है। सबसे पहले तो प्रमोशंस जो है, प्रमोशंस का यानी किस किस तरीके के प्रमोशंस होते हैं। प्रमोशंस को हमने नॉर्मली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एक सिलेक्शन और दूसरा नॉन सिलेक्शन। जहाँ सिलेक्शन आता है वहाँ पर हम रिटन एग्ज़ाम और उसके बाद में जहाँ कहीं पे भी वाइवा की ज़रूरत होती है वाइवा करते हैं, और कहीं कहीं पे मेरिट यूज़ होता है। लेकिन अल्टीमेटली एक प्रोसीजर रहता है, सिलेक्शन का एक फुल प्रोसीजर रहता है, वो अडॉप्ट करते हैं। और ये सिलेक्शन प्रोसीजर ख़त्म होने का एक यानी एक राइट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड एक प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद में हम जो कोई भी जिनको हमें प्रमोशन देना है एम्प्लॉयज़ को, लोअर ग्रेड के हायर ग्रेड में फाइनली सेलेक्ट करके प्रमोशन देते हैं। सिलेक्शन जो है लोअर ग्रेड से यानी यहाँ से भी होता है और जनरल सिलेक्शन होता है। जो लोअर ग्रेड के होते हैं उसके अंदर आप जो बेस ग्रेड सीनियरिटी है वो पकड़ के आगे जाते हो, और एक सिलेक्शन प्रोसेस यानी रिटन एग्ज़ाम और उसके बाद में फिर फाइनल फॉर्मेशन ऑफ पैनल, उसका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हो। और एक रहता है जनरल सिलेक्शन, LDC कोटा जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे वॉलंटियर यानी एप्लीकेशन कॉल फॉर करते हैं, और जिस किसी को भी उस पोस्ट के अगेंस्ट में जाना है वो ही विल वॉलंटियर हिमसेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, यानी एप्लीकेशन डालता है इन शॉर्ट। दूसरा होता है नॉन सिलेक्शन। नॉन सिलेक्शन में सूटेबिलिटी और ट्रेड टेस्ट रहता है। सूटेबिलिटी का एक अलग क्राइटेरिया है और ट्रेड टेस्ट का एक अलग क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं। जितने भी ग्रुप C के, अभी हम यहाँ पर नॉन गैजेटेड सेक्शन की बात कर रहे हैं। नॉन गैजेटेड पोस्ट में जब हम प्रमोशंस करते हैं उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जितने भी ग्रुप C के पोस्ट होते हैं इसको भरने के अगेन वही दो तरीके हैं, एक सिलेक्शन पोस्ट होगा या नॉन सिलेक्शन पोस्ट होगा। इसके अलावा और कोई पोस्ट होता नहीं है।
और ये कौन सा पोस्ट सिलेक्शन है, कौन सा पोस्ट नॉन सिलेक्शन है, इसको रेलवे बोर्ड ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। जो ऑलरेडी डिसाइडेड पोस्ट है उसको हम अपने मर्जी से किसी भी तरीके से ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे मैंने पहला फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो मेरा सिलेक्शन था और दूसरा वाला पार्ट था नॉन सिलेक्शन वाला पार्ट था। तो अब हम यहाँ पे जो शुरू करेंगे वो सिलेक्शन वाले पार्ट को शुरू करेंगे। सिलेक्शन जो है वो करने का एक मेथड होता है। उसके लिए एक आपका सबसे पहले टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल को आप फॉलो करते हो। उस टाइम टेबल के अंदर कब कब सिलेक्शन करना है वो आपको डिसाइड करना होता है। नॉर्मली सिलेक्शन जो है 1 साल में 1 बार किया जाता है। एनुअली हर साल में एटलीस्ट सिलेक्शन 1 करना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। अगर मान लो आप किसी वजह से, पहले मैंने एक पैनल निकाल दिया, उसके अंदर मेरी पोस्ट भर नहीं पाई और वाकई में ज़रूरत है, मुझे लोग चाहिए ही चाहिए, जैसे जो सेफ्टी कैटेगरी तो होती है उसमें आप पोस्ट वैकेंट नहीं रख सकते हो, तो आप 6 महीने से के बाद जो लास्ट आपका पैनल नोटिफाइड है, नोटिफाइड पैनल समझ में आता है, यानी इससे पहले कितने लोगों को आपने सेलेक्ट लिस्ट में रखा है, तो जितने भी लोगों को रखा है वो एक पैनल हो गया। उस पैनल की एक डेट होती है, तो उस डेट के हिसाब से आप आगे के 6 महीने काउंट कीजिए और कम से कम 6 महीना तो आपको इंतज़ार करना है, उसके बाद ही ले सकते हो, उससे पहले नहीं ले सकते हो, और विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से के लिए आप सिलेक्शन कैलेंडर बनाते हो। इस सिलेक्शन कैलेंडर के अंदर किस कैटेगरी के लिए आप सिलेक्शन कर रहे हो, डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, यानी बाद में, यानी फ्यूचर में, यानी कब आप नोटिफाई करोगे कि आपको प्रमोशंस करने हैं यानी सिलेक्शन करना है। डेट ऑफ कॉलिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, यानी नोटिफिकेशन के बाद में सर्विस रिकॉर्ड का रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो कब कॉल करोगे। डेट ऑफ होल्डिंग रिटन एग्जामिनेशन, डेट ऑफ होल्डिंग सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, डेट ऑफ होल्डिंग इंटरव्यू, जहाँ कहीं पे भी इंटरव्यू ज़रूरत होती है, डेट ऑफ ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द पैनल। ये स्टेप्स है, इन स्टेप्स के थ्रू ही आपको आगे बढ़ना है और फाइनली जब आप इस स्टेप में आ जाते हो, डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ पैनल, तो आपका काम सिलेक्शन का ख़त्म हो गया। जैसे कि मैंने कहा, सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है असेसमेंट। आपकी वैकेंसीज़ का असेसमेंट जो है बहुत और सबसे एकदम इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसका रीज़न ये है कि एक बार आपने ये स्टेप ले लिया तो आप बैकआउट नहीं कर सकते हो। वो इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने एक सिलेक्शन प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया है। अब वो तभी रुकेगा जब आपका फाइनल पैनल बन के सिलेक्शन कमेटी आपको दे देगी। तो लेकिन ये जो काम है ये आपका पहला अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो शुरू होगा आपके लेवल पे। आप आपके फाइल में लिखोगे इट इज़ प्रपोज टू फिल अप द वैकेंसीज। जब आपका प्रपोजल स्टार्ट होगा फिर आगे का सारा काम प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है असेसमेंट्स जो वैकेंसी का करोगे उसमें। असेसमेंट जो है जब भी आप करोगे तो उस असेसमेंट का आप सबसे पहले जैसा भी करोगे, कैलकुलेशन का एक अलग तरीका है वो मैं समझा दूंगा। उसको आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लोगे और उसको यानी जितना मैंने असेसमेंट किया है वैकेंसी का वो करेक्ट है और वो असेसमेंट जो है वो फाइनली आप पहले अप्रूव कराओगे। फर्स्ट स्टेप अप्रूवल ऑफ योर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज। सेकेंड स्टेप, आप जितने भी वैकेंसीज आपने निकाली है उसको आप नोटिफाई कर डालोगे और नोटिफाई करने के बाद में सेकंड स्टेप होगा रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, नोटिफाई होगा, नोटिफाई के बाद में रिटन एग्ज़ाम होगा और जहाँ कहीं पे भी वाइवा होगा वो स्टेप होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद में जो आपने कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम लिया था उसका एवेल्यूशन होगा। एवेल्यूशन होने के बाद में जो मार्क्स आए रहेंगे वो मार्क्स SR CR ये सब सिलेक्शन बोर्ड के पास जाता है।
सिलेक्शन बोर्ड जो है कंपैरेटिव मेरिट पोजीशन बनाती है। फाइनली ये जो पोजीशन जो सिलेक्शन कमेटी बनाती है इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, यानी जिसने आपके असेसमेंट को अप्रूव किया था। और कभी कभार यानी जो सिलेक्शन बोर्ड बैठाता है, यानी ये सिलेक्शन बोर्ड जो नॉमिनेट करता है उसके पास जाता है। और फाइनली पैनल आप जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसका निकालते हो। तो ये स्टेजेस है, इस स्टेजेस को बारी बारी देखते हैं। जब आप असेसमेंट करते हो तो असेसमेंट करने के वक्त आपको 2 तरीके की वैकेंसीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहला वैकेंसी एक्सिस्टिंग वैकेंसी। एक्सिस्टिंग वैकेंसीज़ जो है वो आज की डेट में जितनी वैकेंसीज़ जो अवेलेबल है उसको देखा जाता है, और उसके बाद में एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ जो है आने वाले 15 महीने के एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ जो है काउंट होती है। अगर कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन की अगर वैकेंसी है उसे अलग आपको दिखाना है, आरई की अलग बतानी है, ऐसे करके सारी एक्स कैडर पोस्ट के रिक्वायरमेंट जो है वो सारे के सारे आपको उन असेसमेंट शीट्स में ये शो करनी है। दिस इज एज पर पैरा 215 F1 ऑफ IIM। एंटिसिपेटेड वैकेंसीज जैसा कि मैंने कहा क्यों होती है। पहला सुपर एनुएशन, यानी जो आपके एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो रिटायर हो रहे हैं आने वाले 15 महीने में, तो उनकी जगह भरनी आपको ज़रूरी है। तो ये जगह भरते वक्त भरने के लिए यानी इन एम्प्लॉयज़ के रिटायर होने से पहले आपके पास एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए जो उनको रिप्लेस करेंगे। इसी के लिए 15 महीने में जितने भी एंटिसिपेटेड सुपर एनुएशन होगा वो सब आपको काउंट करना है। और मान लो वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर है किसी का, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन अगर एक्सेप्ट हो गया है वॉलंटरी, तो ये सब वैकेंसीज भी काउंट करनी है। वैकेंसी लाइकली टू अराइज ऑन अकाउंट ऑफ स्टाफ अप्रूव्ड ऑन गवर्नमेंट डेपुटेशन। डेपुटेशन के ऊपर अगर यानी किसी को जाना है और ऑलरेडी उसका अप्रूवल आया हुआ है, तो ये जो है ये वैकेंसीज भी काउंट होती है। कोई स्टाफ एक्स कैडर पोस्ट में काम कर रहा है और जाने के लिए तैयार है, गया नहीं है, जाने के लिए तैयार है, तो उसका ये करना है। न्यूली सैंक्शन पोस्ट, जो नए पोस्ट अगर सैंक्शन होते हैं आपके कैडर को बढ़ाते हैं, मेरे पास अगर 35 का कैडर है तो 35 में 2 पोस्ट और बढ़ गई, तो ये न्यूली सैंक्शन पोस्ट हो जाएगी, नया क्रिएट हुआ है। लाइकली वैकेंसी ड्यू टू एम्प्लॉयज़ गोइंग ऑन ट्रांसफ़र टू अदर सीनियरिटी यूनिट्स, जैसे इंटर डिवीजन ट्रांसफर्स। यहाँ से एम्प्लॉयज़ जो है अपने मेरे सीनियरिटी को छोड़ के जाने वाले हैं, अप्रूवल आ गया है, बस अभी रिलीव करना बाकी है, तो ये वैकेंसीज जो है ये भी आपको काउंट करनी है। और इसके अलावा एक वैकेंसी रहेगी जहाँ पे आपका हायर ग्रेड, इसके ऊपर के लेवल का जो पोस्ट है वहाँ पे आपने ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ लोगों को पैनल पे बैठा के रखा है प्रमोशन के लिए, तो ये भी फ्यूचर में अभी तक आपने प्रमोशन नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर में इनको आप कभी भी प्रमोशंस दोगे। नेक्स्ट स्टेप होता है जोन ऑफ कंसिडरेशन। जोन ऑफ कंसिडरेशन में आपने असेसमेंट तो कर दिया, असेसमेंट इससे पहले ठीक है, असेसमेंट तो कर दिया। असेसमेंट का एक प्रोसेस जो है वो उसका बेस जो रहता है वो आपका रोस्टर्स रहता है। रोस्टर्स जो रहता है इसमें आपका SC/ST का कैलकुलेशन होता है। SC/ST का जो कैलकुलेशन जो रहता है वो नॉर्मली रोस्टर्स को हम आज की तारीख में यानी जो बोलते हैं वो पोस्ट बेस्ड रोस्टर्स कहते हैं। पोस्ट बेस्ड रोस्टर्स जो है वो 2 तरीके का रहता है, यानी उसमें कैटेगराइजेशन है। एक यानी नंबर ऑफ़ पोस्ट के हिसाब से होता है, एक नंबर का अगर पोस्ट रहेगा यानी एक ही आपके पास पोस्ट है तो रोस्टर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। 2 और 14 के बीच में अगर आपकी पोस्ट है तो L टाइप रोस्टर फॉलो होगा, और मोर देन 14 यानी 15 से लेके ऊपर जितना भी रहेगा तो आपको अलग से यानी रोटेशन रोस्टर, रिप्लेसमेंट रोस्टर जो रहता है, पोस्ट बेस्ड रोस्टर, तीनों का जो तरीका है वो अलग है। एक में आपको बिल्कुल कुछ नहीं फॉलो करना है, दूसरे में आपको L टाइप रोस्टर फॉलो करना है, तीसरे में आपको जैसे जैसे वैकेंसी बनेगा उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन पॉइंट्स जो है वो भरने हैं। रिजर्वेशन पॉइंट्स जो है वो ईयर मार्क रहता है, उसमें पॉइंट नंबर 4 SC के लिए होता है, पॉइंट नंबर 8 ST के लिए होता है। जैसे क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर अगर कुछ सीट्स खाली है तो आपको मान लो ये एक कैडर है मेरा, इस कैडर के अंदर इसमें वैकेंसी भरनी है,
तो एक एक जो सीट है उसके ऊपर मैं नंबर डालूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर डाल दूंगा, जिसमें पॉइंट नंबर 4 लिखूंगा, यानी जहाँ पे 4 नंबर लिखूंगा वो एससी के लिए रिजर्व होगा, जहाँ पे 8 नंबर लिखूंगा वहाँ पर एसटी के लिए रिजर्व होगा। ये ईयरमार्क्ड है, इसको मैं मेरी मर्ज़ी से नहीं कह रहा हूँ, ये रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस है। हमको पोस्ट बेस्ड रोस्टर्स 1997 के बाद में जो दिए गए उसमें बिल्कुल इसी तरीके से हमको बताया गया। तो जो ये पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ रोस्टर पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे एससी मैंने कहा तो एससी रहेगा, जहाँ एसटी कहा 8 नंबर जैसे मैंने एसटी कहा तो उधर एसटी का ही वैकेंसी रहेगा, वहाँ पे कोई और नहीं भरेगा। एक 12 नंबर रहता है, वापस उसको एससी से भरा जाता है, उसके बाद में फिर एक 20 नंबर आता है, ऐसे करके ये पूरे 200 तक पॉइंट्स हमको दिए गए हैं। ये आने वाले टाइम में मैं स्लाइड्स में समझा दूंगा। तो SC/ST का इस तरीके से रिजर्वेशन होता है। उसके बाद में फिर ये जोन ऑफ कंसिडरेशन अभी जो अब यानी किसको लूँगा मैं, तो सीनियरिटी में मेरा जो लोअर ग्रेड का जो सीनियरिटी है उसको मैं चेक करूँगा, उसके अंदर 3 टाइम्स वैकेंसीज जो होगी वो मैं कैलकुलेट करूँगा। यानी अगर मैंने 10 का असेसमेंट किया है तो मुझे 3 टाइम्स एम्प्लॉयज़ को कॉल फॉर करना है। कितने? 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स करना है तो 10 के अंदर हो सकता है मेरा 7 जनरल वैकेंसीज है, 2 SC है, 1 ST है, तो मुझे 3 टाइम्स यानी 30। ओके 30 मेरे सीनियरिटी के अंदर नीचे 3 टाइम्स नीचे उतरना है 30। अब ये 30 जो होगा वो जनरल के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए, SC की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए, ST के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए। अगर 7 है, 7 जनरल है तो 7 × 2 21, SC अगर 2 है तो 2 × 3 6, और ST अगर 1 है तो 1 × 3। इस तरीके से ये मेरा रिक्वायरमेंट जो होगा फर्स्ट स्टेप का मैं लूँगा। ठीक है, जहाँ कहीं पे भी सीनियरिटीज़ अलग अलग इसकी रहेगी, यूनिट्स की रहेगी, तो उसको आपको इंटर से सीनियरिटी बना के फिर उसकी आप एक जो इंटर से सीनियरिटी उसमें आपको कैलकुलेशन करना है। नॉर्मली जेई में होता है ऐसा, जेई में आपका MCF का अलग अलग जो ट्रेड है उसको आप इकट्ठा करते हो और उसमें फिर सीनियरिटी बनाते हो। जो जिसका ये है लेंथ ऑफ सर्विस है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर इमीडिएटली लोअर ग्रेड में नॉर्मली ये लोग ग्रेड 1 के हिसाब से लेते हैं, तो वो उस हिसाब से आपकी सीनियरिटी बन जाती है। ये आपका सबसे पहला स्टेप आपका इंटर से सीनियरिटी, और उसके अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट जो है उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कितने लोगों को मैं पहले अपने जोन ऑफ कंसिडरेशन में ले लो। अगर मान लो मेरा SC/ST का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो वैसे तो मुझे फार्मूला दिया गया है 3x फार्मूला अडॉप्ट करो। ठीक है, तो 3x फार्मूला अगर मुझे अडॉप्ट करना है, 3x मीन्स 3 टाइम्स। ठीक है, अगर 3 टाइम्स अगर मुझे फार्मूला अडॉप्ट करना है तो मुझे अगर SC/ST नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? शॉर्टफॉल रहने दो, तो मेरी वैकेंसी कैसे भरेगी? शॉर्टफॉल रहने दो, हाँ जनरल से भरूं, जनरल को ज़्यादा भर दो। ये हो गया मेरा पहला स्टेप, यानी आपने असेसमेंट निकालने के बाद में, असेसमेंट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप वाला जो जोन ऑफ कंसिडरेशन कितने लोगों को मुझे अभी कंसिडर करना है। इसके बाद में स्टेप आता है सिलेक्शन बोर्ड बैठाना। सिलेक्शन बोर्ड बैठाना यानी सिलेक्शन बोर्ड का काम क्या है सबसे पहले, और कौन उसको ये करेगा। तो डिवीज़न लेवल के अंदर DRM ADRM कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और हेडक्वार्टर में HOD और GM ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। पावर डेलीगेट किया होगा लोअर लेवल पे, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यही है। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले सिलेक्शन बोर्ड बैठाते हैं, यानी एक ऐसी कमेटी जो कि ये पूरा प्रोसेस जो है मॉनिटर करेगी। ये वो डिसाइड करेगी कि कौन एम्प्लॉय जो है जिनको मैंने जोन ऑफ कंसिडरेशन में लिया है उसको, यानी उसमें से किसको एक्चुअली एट द एंड ऑफ द प्रोसेस प्रमोशन देना चाहिए या एक फाइनल लिस्ट में आना चाहिए, इनका वो काम है। तो पैरा 217B ऑफ IRM ये जो कमेटी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब जो कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है, उसमें कौन रहेगा? कोई भी रहेगा? किसी को भी उठा के बैठा दिया जाएगा? नहीं। जो मेंबर जो रहते हैं वो कम से कम 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। और इसके अलावा
कोई भी मेंबर जो होगा वो किसी से भी बड़ा या छोटा नहीं होगा. नो वन विल बी सबॉर्डिनेट टू एनी ऑफ द कमेटी मेंबर्स. ये जो कमेटी बनेगी इसके अंदर डिपार्टमेंट का ऑफिसर तो रहेगा, अदर टेक्निकल डिपार्टमेंट भी रहेगा और एक पर्सनल ऑफिसर रहेगा. अदर देन डिपार्टमेंट का जो रोल है वो पर्सनल ऑफिसर निभा सकता है. जब पर्सनल डिपार्टमेंट के किसी सिलेक्शन कमेटी की बात हो तो 2 ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट के लगेंगे और एक जो है किसी और का लगेगा. और किसी और इन द केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अदर डिपार्टमेंट, यानी इसके अलावा पर्सनल को छोड़ के 2 आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और एक पर्सनल ऑफिसर. ये सब होने के बाद भी आपको एक SC/ST ऑफिसर जो है होना ज़रूरी है. SC/ST ऑफिसर इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी आपके पास है. एक, जोन ऑफ कंसिडरेशन में आप रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स को डालोगे, पहली बात. दूसरी बात, हो सकता है कि रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट आएंगे ही नहीं. तो दोनों कंडीशन में एक जो SC/ST जो ऑफिसर होगा वो आपका ये जो रिजर्वेशन का सब पॉलिसीज़ बराबर अडॉप्ट हो रहा है, उसमें राइट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वो उसको मॉनिटर करेगा. जैसे कि मैंने कहा 3 टाइम्स फार्मूला. जोन ऑफ कंसिडरेशन मेरा डिसाइड हो चुका है. अब जोन ऑफ कंसिडरेशन अगर डिसाइड हो गया है तो सबसे पहली बात कि क्या उस जोन ऑफ कंसिडरेशन में 2 साल से कम वाले को मैं ले सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मली प्रमोशन जो है हम उनको देते हैं जिनका एटलीस्ट 2 इयर्स रेसिडेंस पीरियड होना चाहिए. ठीक है, 2 साल जो है लोअर ग्रेड में होना चाहिए. तो ये 2 साल का जो लोअर ग्रेड का जो पीरियड है इसके अंदर ये जो यानी जिसको मुझे रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाना है, क्या वो रिटन एग्ज़ाम को बुलाने के लिए वो 2 साल का पीरियड कंप्लीट होना ज़रूरी है या नहीं है? हाँ, ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी नहीं इसलिए है क्योंकि आप उसको बुला सकते हो, वो रिटन एग्ज़ाम दे सकता है, और जब उसको फिज़िकली प्रमोशन आपको देना हो तब आपको देखना है कि उसका 2 साल है या नहीं. ठीक है. हाँ हाँ, एप्लीकेशन कॉल फॉर करना, 2 इयर्स रेसिडेंस पीरियड. नहीं, एक मिनट. जहाँ पे कॉल फॉर किया जाता है उसमें तो मिनिमम 3 ईयर सर्विस ऐसा वो कंडीशन है. उस कंडीशन को लिखा जाता है कि आपका यानी जो जनरल सिलेक्शन में जहाँ एप्लीकेशन कॉल फॉर होती है वहाँ पे उस क्राइटेरिया को, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर वो फुलफ़िल कर रहा रहेगा तो ही तो आप उधर अपेयर करोगे. तो उसमें तो क्राइटेरिया को उसने फुलफ़िल कर लिया है, तब तो उसका उधर पे सिंपल सिर्फ रिटन एग्ज़ाम देना है और कुछ नहीं करना है. ओके, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम देना है और वो सेलेक्ट लिस्ट में पास होता है, मेरिट में आता है तो वो आ जाएगा और उसके अंदर सीधा यानी वो पैनल पे आ जाएगा, फिनिश. और उसको सब्सिक्वेंटली ट्रेनिंग या विदाउट ट्रेनिंग जो जैसा रहेगा वैसा प्रमोशंस मिल जाएगा. कभी किसी वजह से अगर मान लो जूनियर उसके 2 साल होते हैं और सीनियर के नहीं होते हैं तो फिर आपको सीनियर को बुलाना ज़रूरी है. एक 3 टाइम्स में अभी कभी कभी क्या होता है, अब 2 साल का सर्विस जैसे मैं बोल रहा हूँ तो 2 साल के सर्विस में कोई एम्प्लॉय एडॉक में जाता है. तो एडॉक में जाने के बाद में कभी कभी रेगुलर होता है, कभी कभी नहीं होता है. तो एडॉक सर्विस फॉलोड बाय रेगुलर सर्विस और वो भी विदाउट ब्रेक. ठीक है, ये जो चीज़ जो है 2 साल के क्राइटेरिया को डिटरमाइन करेगी. उसके कोई एम्प्लॉय एडॉक में है और एडॉक्स के बाद में इमीडिएटली रेगुलर हो गया है तो ये उसका 2 साल का पीरियड जो है वो एडॉक के पीरियड से लेके रेगुलर हो के आज तक का आप 2 साल के लिए काउंट कर सकते हो. अगर मान लो एक एम्प्लॉय सीनियर मोस्ट नहीं है, लोअर लेवल का एम्प्लॉय एडॉक में चला गया, उसने उसका 2 साल कंप्लीट कर लिया, सीनियर नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप उसको लोगे? उसको आप नहीं लोगे. ठीक है, एम्प्लॉय वर्किंग इन लोअर ग्रेड ऑन एडॉक बेसिस आर नॉट एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन. कभी कभी अगेन जो रनिंग कैटेगरीज होती है वहाँ पर पोस्ट फिलअप करना ज़रूरी होता है, और
ऐसे कंडीशन में आपको 2 साल का क्राइटेरिया पकड़े या नहीं पकड़े, वो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे कंडीशन में आपको जनरल मैनेजर का पर्सनल अप्रूवल लगता है, और ये रिलैक्सेशन जो है आपको बताना पड़ेगा कि ये टोटली इनएस्केपेबल है इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और कैंडिडेट जिस किसी को भी आपको प्रमोशन देना है, 2 साल नहीं तो कम से कम 1 साल तो पूरा करना ज़रूरी है। जो ड्राइवर कैटेगरीज है, रनिंग कैटेगरीज है, उसके अंदर उनका एक फुट प्लेटिंग एक्सपीरियंस जो है 40,000 किलोमीटर जो है वो होना ज़रूरी है, 1 साल या फुट प्लेटिंग एक्सपीरियंस, विच एवर इज़ हायर। एक और कंडीशन आती है, एम्प्लॉय जो है आपके जोन ऑफ कंसिडरेशन वाला, वो सस्पेंशन पीरियड में है, वो उसके अगेंस्ट में डीआर पेंडिंग है, वो यानी मेजर माइनर वॉटेवर, ठीक है। अब ये सब अगर पेनल्टी अगर है तो क्या ऐसे को एम्प्लॉय को बुला सकते हैं सेलेक्ट लिस्ट में एग्ज़ाम देने के लिए, बुला सकते हैं? हाँ, एग्ज़ाम लेना चाहिए ना, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, आप उसका हक जो है वो मार रहे हो, ठीक है। फिर हाँ, आप ऐसे एम्प्लॉय को बुलाया जा सकता है बाकी कैंडिडेट्स के साथ जो सस्पेंशन में है, जिसके अगेंस्ट में मेजर चार्जशीट जो है पेंडिंग है, अलग डिसिप्लिनरी पेंडिंग है, क्रिमिनल चार्जेस है, इनको आप बुलाइए, एग्ज़ाम दिलवाइए, ठीक है। इनका जो राइट है वो दीजिए। जब आप फाइनल पैनल फॉर्म करोगे तब ऐसे इनका क्या किया जाता है, एक प्रोसीजर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सील कवर प्रोसीजर। तो आप सील कवर प्रोसीजर इनके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है नॉर्मली रिटन टेस्ट से होता है, और ये रिटन टेस्ट जो है एम्प्लॉय की प्रोफेशनल एबिलिटी जो है वो जज करने के लिए होता है, और जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको प्रमोशन देना है उसके अंदर रिटन टेस्ट होता है। वाइवा वर्स जो है वो अभी फ़िलहाल यानी बहुत सारी कैटेगरी से हट चुका है, यहाँ पे सिर्फ यानी डिवीज़न लेवल पे सिर्फ एमसीएफ कैटेगरी है वो है, इसके अलावा नहीं है। रिटन टेस्ट होने से पहले, रिटन टेस्ट जो कोई भी डेट फिक्स की है उससे पहले आपका इम्पोर्टेंट काम क्या है कि एक क्वेश्चन बैंक जो है वो तैयार करवाना है उनके कंसर्न डिपार्टमेंट से, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक और सिलेबस ये जितने भी स्टाफ है उनमें ये सर्कुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो कोई भी अपेयर करेगा उसे उसका क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस होगा, पता नहीं रहता है। तो ये चीज़ जो है क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको सर्कुलेट करना ज़रूरी है स्टाफ के नॉलेज के लिए, स्टाफ का अपना प्रिपरेशन के लिए। SC/ST एम्प्लॉयज़ रहता है, उन SC/ST एम्प्लॉयज़ को कभी कभी यानी एक्स्ट्रा पुशअप की ज़रूरत पड़ती है, तो जितने भी SC/ST एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग जो है वो देना ज़रूरी होता है। सब कुछ हो गया, क्वेश्चन पेपर तक हम आ गए। क्वेश्चन पेपर को अब सेट करना ज़रूरी है, यानी कौन सेट करेगा। तो जैसे कि मैंने कहा 3 मेंबर मैंने बताए थे, तो 3 में से एक मेंबर जो होगा वो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, और उसका अक्सर सेम नहीं करता है, दूसरा जो रहता है उसमें से अदर मेंबर जो रहेगा उसको इवैल्यूएट करेगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो क्वेश्चन पेपर जो है उसको बनाने के लिए भी, यानी उसका कंपोजिशन कैसा रहेगा उसके लिए भी हमारे पास गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस ऐसी है कि कम से कम जितना भी क्वेश्चन पेपर बना है उसमें से 50% मार्क्स जो है वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें प्रैक्टिकल बायस का मतलब होता है कि सिर्फ एम्प्लॉय को थ्योरी ही नहीं पता होनी चाहिए, अक्सर काम तो वो प्रैक्टिकली करेगा, तो प्रैक्टिकली सिचुएशंस जो कुछ भी आएगी उसके हिसाब से उसको रिएक्ट करना है। तो प्रैक्टिकल बायस यानी वो क्वेश्चन का पूरा बेस जो होगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका 10% जो होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हिंदी राजभाषा जो हमारी है उसके ऊपर आधारित होगा। क्वेश्चन पेपर सेट होने के बाद में इवैल्यूएशन होता है, यानी आप रिटन एग्ज़ाम
ले लेते हो, रिटन एग्ज़ाम लेने के बाद में उसका भी एक प्रोसीजर होता है। आप जब जो एग्ज़ाम का डेट रहेगा उस डेट के अंदर आपका कैंडिडेट्स से एग्ज़ाम ये कराते हो। एक क्वेश्चन पेपर रहता है, एक आंसर पेपर रहता है। जो आपका आंसर पेपर रहता है उसको आप 2 पार्ट्स रहते हैं, ऊपर एक ये रहता है, उसको आप क्या करोगे, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसको कोडिंग करते हैं। कोडिंग प्रोसीजर मालूम है ना? उसके जो कोडिंग है उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय की आइडेंटिटी वाला पार्ट है उसको हटा दिया जाता है, और उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर एक पार्ट रहेगा ऊपर वाला, जिसके अंदर आपने जो आइडेंटिटी पार्ट पे जो कोड किया है वही ऊपर डालोगे, ताकि पता चले कि अगर मैंने A1 लिखा है तो उसका क्वेश्चन आंसर पेपर का ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है उसमें A1 लिखूँगा, और इसके अलावा उसका कोई भी उधर पे एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल शो नहीं करेगा। और ये पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर जो मैंने इकट्ठा किया है कैंडिडेट्स का जो लिखा हुआ है उसको इमीडिएटली सील होगा, और वो सील होके जो इवैल्यूएटिंग जो ऑफिसर होगा उसके पास ही पहुंचा दिया जाएगा। और फिर आप बोलोगे कि जो नीचे वाला आइडेंटिटी वाला पार्ट है उसका क्या करूं? तो जो आइडेंटिटी वाला पार्ट जो है उसको भी इमीडिएटली सील करके जो पर्सनल ऑफिसर उसको कंडक्ट कर रहा है उसके कस्टडी में वो रहेगा, और वो तभी खोला जाएगा जब ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है, जो इवैल्यूएटिंग ऑफिसर जो है वो करके आपको दे देगा, वो उसी पर्सनल ऑफिसर को दे देगा। और फिर उसके बाद में डिकोडिंग वर्क स्टार्ट होगा। डिकोडिंग वर्क मीन्स जो कोई भी आपने A1 लिखा है तो A1 किसका A1 था, तो फलाना एम्प्लॉय का A1 था, फिर B1 किसका, तो फलाना B1, तो ये डिकोडिंग वर्क होता है। इस तरीके से जो कैंडिडेट्स के जो मार्क्स जो रहते हैं वो सब पता होते हैं, यानी फाइनली आपके पास मिल जाता है विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो ये सीक्रेट प्रोसीजर रहता है। जो क्लरिकल स्टाफ हमारा है या जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इनको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब जो इवैल्यूएटिंग ऑफिसर जो रहता है उसको जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसको एटलीस्ट की देना ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्या है तो वो की के साथ दिया जाता है। बाकी सब्जेक्टिव के लिए कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितने भी यानी पेपर का पूरा फुल पैटर्न है, उसके अंदर मार्किंग सिस्टम नेगेटिव नहीं होती है। अब कोई भी कैंडिडेट पास कब होता है ये मैंने ब्रॉडली बताया हुआ है। इसके अंदर 1, 2 और 3 कैटेगराइजेशन है। एक जहाँ पे वाइवा वोस होता नहीं है, दूसरा वाइवा होता है, और तीसरी कैटेगरी है मोटरमैन ASM यानी रनिंग कैटेगरी है नॉर्मली। जहाँ पे वाइवा नहीं होता है उसके अंदर प्रोफेशनल एबिलिटी जो है उसके 50 मार्क्स होते हैं। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस यानी जिसमें आपका सर्विस रिकॉर्ड और CR, ठीक है, CR यानी आज की तारीख में अपार, इसके 30 मार्क्स होते हैं। सीनियरिटी का कोई मार्क्स नहीं होता है, और टोटल ऐसे करके 100 में से आपको 60% मार्क्स जो है स्कोर करना ज़रूरी है। SC/ST एम्प्लॉयज़ को 10% रिलैक्सेशन है नॉन सेलेक्शन पोस्ट में। सेलेक्शन पोस्ट यानी जहाँ पे नॉन सेफ्टी पोस्ट, सेफ्टी पोस्ट में किसी भी तरीके का SC/ST एम्प्लॉयज़ के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। जहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी आती है वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का 1% का भी रिलैक्सेशन नहीं है। अब ये जो 50 में से 30 लाना प्रोफेशनल एबिलिटी में ये कंपलसरी है। 30 का मतलब होता है 60% मार्क्स लाना ज़रूरी है प्रोफेशनल एबिलिटी में। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में 2 चीज़ें देखी जाती है, एक सर्विस रिकॉर्ड और अपार देखा जाता है। अब इनका भी इंटरनल आप बाइफर्केशन कर सकते हो। 15 मार्क्स जो है वो आपके अपार के लिए छोड़ दीजिए, 10 मार्क्स अवार्ड के लिए, और 5 मार्क्स जो है इस 30 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से एंट्रीज इन सर्विस रिकॉर्ड, और जो कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन का एंट्री होगा, कुछ भी होगा वो आपको, ये सब ऑफिसर्स करेंगे, आपको नहीं करना है, ठीक है। जो सेलेक्ट कमेटी जो रहेगी ये उनको उसको डिसाइड करना रहता है। अब ये 15 मार्क्स में अब आप मार्क्स कैसे डिसाइड करोगे? आपके अपार देखोगे, अपार को भी देखने का भी, यानी उसमें मार्किंग कैसे करते हैं। मार्किंग तो आप गुड करते हो, वेरी गुड करते हो, एवरेज, बिलो एवरेज, आउटस्टैंडिंग, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हर एक ग्रेडिंग के लिए मार्क्स अवेलेबल है। मार्क्स को अगर आपको ध्यान में रखना है तो ऐसे 5 उंगलियाँ निकाल दीजिए, ठीक है, 5 फिंगर्स निकाल दीजिए। 5 का मतलब आउटस्टैंडिंग, ओके, 5 मीन्स आउटस्टैंडिंग।
एक कम कर दीजिए, वेरी गुड, ओके, गुड, एवरेज, वेरी सिंपल, ओके। उसी तरीके से अवार्ड्स का जो मार्क्स रहता है और पनिशमेंट के लिए मार्क्स रहता है। अवार्ड का मार्क्स जो है वो अवार्ड आपको डीआरएम लेवल पे मिलता है, एक सीपीओ लेवल पे मिलता है और एक कौन से लेवल पे, जीएम लेवल पे और एक बोर्ड लेवल पे मिलता है, ठीक है। तो हर एक का मार्क्स अवेलेबल है जहाँ पर, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये मार्क्स आप तब कैलकुलेट कर सकते हो जब जिस किसी को भी वो अवार्ड आपने दिया है, यानी अवार्ड मिला है, सीपीओ लेवल पे मिला है, जीएम लेवल पे मिला है या रेलवे बोर्ड के लेवल पे मिला है, ये मार्क्स जो है सॉरी ये अवार्ड जो है ये नोटिफाइड होना चाहिए, ये उसके सर्विस रिकॉर्ड में लिखा एंट्री होना चाहिए, तभी आप दे सकते हो। किसी ने उठा के ला दिया अब डाल दो, ऐसा नहीं है, ये मार्किंग जो है इसी प्रोसेस से होगा। उसी तरीके से पनिशमेंट्स, जब आप पनिशमेंट जो माइनर पेनल्टी है उसके लिए 1 नंबर, मेजर के लिए 2 नंबर, इस तरीके से मार्क्स है। आप ये जो है ये 10 में से मार्क्स को जितना भी अवार्ड करता है कमेटी उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं, अवार्ड रहेगा तो उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये 5 मार्क्स जो रहता है ये एंट्रीज इन, अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन या नॉर्मल क्वालिफिकेशन से हायर क्वालिफिकेशन ले लिया उसने तो ये 5 मार्क्स इसके लिए दिया गया। ये हो गया जहाँ पे कोई वाइवा वोस नहीं है। जहाँ पर वाइवा रहता है वहाँ पे जो 50 जो है ये बाइफरकेट हो जाते हैं 35 और 15 में, ठीक है। ये 15 मार्क्स जो है सेलेक्ट कमेटी देगी, कमेटी जब एक साथ बैठेगी तब देती है। अभी तो ये वाइवा निकल चुका है, लेकिन फिर भी जहाँ जिस कैटेगरी, कुछ शायद 12 कैटेगरीज है इंडियन रेलवेज में जहाँ पे ये है अभी भी, ठीक है। और 35 में से 60% यानी जो आपका 21 आता है वो मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। यानी पैनल में आने के लिए एलिजिबिलिटी, पास होना सब कुछ नहीं है, पैनल में आने के लिए भी एक एलिजिबल होना, वो ये प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। नॉन सेफ्टी SC/ST को अगर 10 या उससे ज़्यादा आया तो भी आप उसको पैनल में आने के लिए एलिजिबल कर सकते हो। कुछ कैटेगरी रनिंग कैटेगरीज होती है जैसे मोटरमैन, ASM, वहाँ पर प्योरली उसका रिटन एग्ज़ाम जो होगा प्रोफेशनल एबिलिटी का होता है, जिसमें उसको 60% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है, ठीक है। रनिंग कैटेगरी, मोटरमैन, ASM कैटेगरी। इसके अलावा इनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो उसका कट ऑफ मार्क्स, जो एप्टीट्यूड टेस्ट मालूम है ना, एकदम बहुत फास्ट एग्ज़ाम होता रहता है, उसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके अंदर जो कट ऑफ मार्क्स जो रहता है RDSO डिसाइड करता है, ठीक है। और ओवरऑल अगर किसी को एलिजिबल होना है पैनल में आने के लिए तो उसको 60% जो है स्कोर करना कंपलसरी है। इसमें और इसमें यानी प्रोफेशनल एबिलिटी और ओवरऑल इसमें 60% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है, हर एक में, ऊपर से लेके नीचे तक। जो अभी मैंने बात की वही चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। An employee must secure not less than 60%, यानी 30 out of 50 in the professional ability and not less than 60 in the aggregate. If a candidate secures 60% in overall but does not secure 60% in professional ability and viva voce, he cannot be included in the panel. समझ में आया? टोटल में तो पूरा 60% स्कोर कर दिया, लेकिन प्रोफेशनल एबिलिटी में फेल हो गया, इसको नहीं बुलाया जा सकता है। अगर कोई साइको टेस्ट यानी जो RDSO डिसाइड करता है जिसका कट ऑफ मार्क्स, उसमें फेल हो गया, नहीं बुला सकता। और पूरे मार्क मिलने के बाद कैंडिडेट जो है उसको, जिस किसी को भी 80% एंड अबव अगर मार्क्स मिलता है उसको आउटस्टैंडिंग ट्रीट करना है। और ये कैंडिडेट जो है आपकी जोन ऑफ कंसिडरेशन वाली जो लिस्ट है, फाइनली उसमें जो पास कैंडिडेट जो है
उसके अंदर वो 50% जो है सुपरसीड कर सकता है द नंबर ऑफ हिज सीनियर्स इन द फील्ड ऑफ एलिजिबिलिटी। फील्ड ऑफ एलिजिबिलिटी जो आएगी उसके अंदर वो 50% ये कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनली इम्पैनल होगा। समझ में आया? ज़रूरी नहीं है वो फाइनली इम्पैनल होगा। मैंने जैसे 30 का बोला था, 30 3 टाइम्स 30 का बोला है, 29th है, उसको 50% जंप मिल गया, 29th आ गया किधर पे, कुछ 15 के आसपास आ गया, 50% जंप, लेकिन मुझे तो 10 की पोस्ट भरनी है, तो उसको वो शायद पैनल में आएगा नहीं। लेकिन अगर कोई 12 या 13 में है और वो आउटस्टैंडिंग है तो वो सुपरसीड कर सकता है। ओके, इट इज़ एज पर पैरा 219 ऑफ IREM। जब इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाता है आउटस्टैंडिंग का, फिर इसके बाद में आपको जो मैंने जैसे कहा 10, तो अभी 10 के बारे में अभी सोचना है, कौन 10 होगा जिसको मुझे पैनल पे रखना है। तो वो 10 वो होंगे जो जंप मारने के बाद भी ऊपर से नीचे तक जो बचेंगे 1 to 10, उसी को आपको फाइनल पैनल में रखना है। इसी के साथ सिलेक्शन प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा, आपका फाइनल पैनल बन गया, ख़त्म। अब जो सिलेक्शन है वो सिर्फ इसी तरीके से नहीं होता है। सिलेक्शन एक जनरल पोस्ट का भी होता है, जिसमें आप क्या करते हो, आप एप्लीकेशन इनवाइट करते हो, एप्लीकेशन कॉल फॉर करते हो। जहाँ पे एप्लीकेशन कॉल फॉर करते हो वहाँ पे 3 टाइम्स फार्मूला जो है अडॉप्ट नहीं करना है। पहली बात, जो एग्ज़ाम में आता है, जो कोई भी जिस किसी ने भी एज़ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो आता है, अप्लाई करता है, तो आपको उसका रिटन एग्ज़ाम लेना कंपलसरी है। आई बात समझ में? वो कैंडिडेट को, आप किसी को भी जो एलिजिबल है उसको आपको रिटन एग्ज़ाम में बैठने से आपको रोकना नहीं है। वो किसी भी तरीके का कंडीशन वाला हो, वो अगर यानी जिसके अगेंस्ट में DR हो, या यहाँ पे 2 years क्राइटेरिया भी शुरू में नहीं देखना है। आप इसलिए नहीं देखना है क्योंकि आपने कैंडिडेट को एज़ पर एलिजिबिलिटी उसका लेंथ ऑफ सर्विस आपने पहले ही बोल दिया है, आपको 3 साल होना चाहिए, आपकी फ़लाना फ़लाना क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो इसी में वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो वो 2 years क्राइटेरिया यहाँ पे बैठेगा ही नहीं। जो कोई भी रिटन एग्ज़ाम में पास होगा उसको अगेन प्रोफेशनल एबिलिटी देखनी है और रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। प्रोफेशनल एबिलिटी में 60% मार्क्स जो है स्कोर करना कंपलसरी है, और उसको टोटल मार्क्स जो है उसका बाइफर्केशन है 50 और 30 का, और टोटल मार्क्स जो है आउट ऑफ 80 48 लाना ज़रूरी है। ओके, अगर वो लाता है तो जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए अपेयर किया है उनको स्ट्रिक्टली एज़ पर मेरिट, नो जंपिंग, कुछ नहीं, कोई यानी 50% जंप नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं रहता है इसमें प्योरली मेरिट रहती है। All volunteers, eligible staff who satisfy the prescribed condition of eligibility should be called for the written test. All the candidates who secure not less than 60% mark in the written test should be called for the viva voice. अगर होगी तो normally ये हो गया। Final panel should be drawn up in the order of merit based on aggregate marks of professional ability and record of service. However, a candidate must secure a minimum of 60% mark in professional ability and 60% mark in aggregate for being placed on the panel. और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे कोई भी आउटस्टैंडिंग जो है वो होता नहीं है। अब कभी कभार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको कैंडिडेट जो है वो यानी सारे के सारे नहीं है, कभी कभार कोई एब्सेंट हो जाता है। अगर कोई एब्सेंट हो जाएगा तो क्या करें, उसको छोड़ दें? उसको छोड़ना नहीं है, उसका भी एग्ज़ाम होता है, और उसका एग्ज़ाम होने के लिए आपको सप्लीमेंट्री सिलेक्शन जो है वो करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले उसका रीज़न होना चाहिए, एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से उसको कॉल फॉर करें। अगर उसको यानी एग्ज़ाम के लिए बुलाया लेकिन उसको टाइमली मिला ही नहीं इंटीमेशन, तो ऐसे कैंडिडेट को आप बुला सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर रिलीव नहीं किया, होता है कभी कभी बहुत काम है रिलीव नहीं किया, ऐसा पॉसिबिलिटी जब होता है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है। इस कंडीशन में भी आपको कैंडिडेट को बुलाना पड़ेगा। और
एम्प्लॉय अगर बीमार है, उसने इंटीमेट किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को बराबर कहा है कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, तो ऐसे, और इसके अलावा एम्प्लॉय के यानी खुद के कंट्रोल में नहीं है, ऐसे कैंडिडेट को आप बुला सकते हो पैरा 223 और 5 AM। लेकिन एक बार आपने सप्लीमेंट्री सिलेक्शन कर दिया तो इसके बाद आपको सेकंड सप्लीमेंट्री सिलेक्शन जो है बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगेन आपका पहला सिलेक्शन सप्लीमेंट्री सिलेक्शन हो जाने के बाद फाइनल पैनल जो है मेरिट के हिसाब से बनेगा। अब SC/ST कैंडिडेट्स हु फाइंड प्लेस इन द पैनल ऑन रिलैक्स नॉर्म और अंडर बेस्ट अमंग फेलियर। अच्छा, ये जहाँ पे SC/ST कैंडिडेट्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ नॉन सेफ्टी कैटेगरी रहती है वहाँ पे आप बेस्ट अमंग फेलियर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो। ये बेस्ट अमंग फेलियर क्या होता है, कोई बताएगा? बेस्ट अमंग फेलियर यानी जो फेल कैंडिडेट्स है उसमें भी बेस्ट, ठीक है, जो फेल कैंडिडेट आपको मिल ही नहीं रहा है, लेकिन फिर फेल्ड में भी जो अभी लेमैन्स लैंग्वेज अंधों में खड़ा राजा बोल सकते हो, या लेकिन यानी जो नहीं कर सकता है, जो बेस्ट अमंग फेलियर वाला जो रहता है वो, यानी जो फेल्ड में भी जो कुछ कर सकता है थोड़ा सा ट्रेनिंग दे के, या ऐसे को हमको लेना है। और इस कैंडिडेट को जो रिलैक्स स्टैंडर्ड्स में आता है उस कैंडिडेट को आपको जितना भी पैनल फॉर्म होगा 6 महीने के लिए आप उसको ये दोगे, एडॉक प्रमोशन पर रखोगे, और एडॉक प्रमोशन 6 महीने के बाद में, उसके बाद में उसका वर्किंग रिपोर्ट या जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो देखोगे, और ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो आपको अगर वो सेटिस्फाई करता है तो फाइनली सेलेक्ट कमेटी के पास आपको पैनल में उसको डालने के लिए प्रपोज करना है। और ये जितने भी बेस्ट अमंग फेलियर्स रहेंगे उनको पूरे पैनल में नीचे रखें, क्योंकि वो एग्ज़ाम को यानी मेरिट में क्वालिफाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको मेरिट की बात करनी है, तो जो मेरिट में क्वालिफाई नहीं हो रहा उसको आपको नीचे रखना है, ठीक है, क्योंकि बेस्ट अमंग फेलियर है। दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ नॉन सेफ्टी कैटेगरी। सेफ्टी कैटेगरी में इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है, याद रखें। आपका जब यानी फाइनल जो पैनल आपका तैयार हो गया, तो तैयार हो गया तो ये किसने तैयार किया है? ये सेलेक्ट कमेटी ने किया हुआ है, जो 3 लोगों की जो कमेटी है उसने वो पैनल तैयार किया हुआ है। अब ये पैनल अभी भी बराबर यानी आपको यानी उसको उसकी अथॉरिटी अभी तक फाइनल नहीं हुई है, ये अभी भी ये फाइनल पैनल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इस पैनल को अप्रूव करना ज़रूरी है। और ये जो पैनल है, इस पैनल को फाइनली ये जो पैनल आएगा वो आपके पास आएगा, आपको आपके फाइल में पुटअप करना है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेजना है। और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसके बाद में आपको आपकी लिस्ट जो है नोटिफाई करनी है। ओके, नोटिफाई कर दिया, ये यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर फिनिश। नोटिफिकेशन के बाद में इसके बाद क्या स्टेप करना है? हाँ, क्या करना है? पैनल नोटिफाई कर दिया, अब क्या करोगे? अरे हो गया, नोटिफिकेशन का मतलब आउट। अभी आपको क्या करना है? आपको प्रमोशंस निकालने हैं। प्रमोशंस निकालोगे तो आप सबको एक साथ प्रमोशन दे दोगे? सबको एक साथ प्रमोशन दे दो मैं? हाँ, कितना वैकेंसी होगा? एक्सिस्टिंग वैकेंसी को भरेंगे क्या? सारे के सारे एक साथ भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मेरे एक्सिस्टिंग वैकेंसीज़ को देखूँगा। एक्सिस्टिंग वैकेंसी 10 की जगह मैंने बनाई थी, अब 10 की जगह में से अगर मान लो 4 एक्सिस्टिंग वैकेंसी है तो सीनियर मोस्ट 4 एम्प्लॉयज़ को दूंगा। फिर जैसे जैसे मेरा वैकेंसीज अवेलेबल होगा एज़ पर माई एंटिसिपेटेड पोजीशन, वो एंटिसिपेटेड पोजीशन याद रहेगा ना, वो जो शुरू में मैंने बताया था, वो एंटिसिपेटेड पोजीशन के हिसाब से मैं फिर एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देता रहूँगा। ये मेरा प्रोसेस जो है वन टाइम में ख़त्म नहीं होगा। ये मैंने 15 महीने का एंटिसिपेटेड वैकेंसीज काउंट किया था, बराबर ना, 15 मंथ्स के लिए काउंट किया था, तो मेरा 15 मंथ्स तक वो ये प्रोसेस जो है ख़त्म होगा और फाइनली 15 मंथ में मेरे सारी वैकेंसीज भर चुकी होगी और अब मेरा नेक्स्ट जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी ड्यू हो चुका रहेगा। ओके, इज़ दैट क्लियर? लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो सब हैप्पी वाला पार्ट है, अभी थोड़ा सैड वाला पार्ट में ही बात करते हैं। हैप्पी पार्ट वाला ऐसा कि आपने सब कुछ फाइनल कर दिया और आखिर में पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, असेसमेंट रॉन्ग,
हो सकता है जोन ऑफ कंसिडरेशन रॉन्ग। पॉसिबल है ना। हो सकता है मैंने जो कैलकुलेशन किया SC/ST का कैलकुलेशन, रिजर्वेशन पॉइंट बराबर नहीं भरा। हो सकता है मेरा एक्सिस्टिंग वैकेंसी रॉन्ग कैलकुलेट कर दिया। हो सकता है मेरा सीनियरिटी रॉन्ग है। मैंने फर्स्ट क्लास सीनियरिटी का इसलिए लिया क्योंकि मेरा सीनियरिटी परफेक्ट होना ज़रूरी है किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस को, सूटेबिलिटी प्रोसेस को मुझे इनिशिएट करने के लिए। सबसे पहले जिस पोस्ट की मुझे यानी वैकेंसीज भरनी है, उस पोस्ट की वैकेंसीज को भरने के लिए मुझे कितने लोगों की यानी कितनी मेरी एग्जैक्टली वैकेंसीज बन रही है, एक्सिस्टिंग एज वेल एज एंटिसिपेटेड, ये दोनों मुझे ध्यान में रखना है, दोनों एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। एंड दैट शुड टैली विथ माय रोस्टर्स। मेरा बेस जो होगा, मेरा बाइबल जो होगा, मेरा रोस्टर होगा। रोस्टर के अंदर एक एक एम्प्लॉय का जो कैलकुलेशन जो होगा वो उसमें शो करना चाहिए। रिजर्वेशन, नॉन रिजर्वेशन यानी SC/ST जनरल, OBC होता नहीं है, OBC रिक्रूटमेंट में होता है। तो ये सब मेरा टैली करना चाहिए। कौन अगेंस्ट रिजर्वेशन पॉइंट SC/ST काम कर रहा है, कौन अगेंस्ट जनरल काम कर रहा है। ये रिजर्वेशन वाला पार्ट थोड़ा सा ब्रीफली मैं समझा दूंगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट मिनट में जब ऐसा पता चल जाता है मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है, हैप्पी स्टोरी ख़त्म, अब मुझे रेक्टिफिकेशन वर्क स्टार्ट करना है। तो रेक्टिफिकेशन वर्क के लिए पैरा 219 ऑफ IRM मुझे पता चला कि कोई तो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हुई है ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक ठाक कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है। हो सकता है कि एग्जामिनेशन के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है पैनल को पूरा कैंसिल करने के लिए। और ये पूरा पैनल कैंसिल करने के लिए यानी आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेरने के लिए नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास आपको जाना पड़ेगा, जिसने इसे पहले अप्रूव किया है, उससे नेक्स्ट लेवल हायर, ओके। और उसके बाद में जो गलती होगी उसमें DR एक्शन 100% होगा। इसी के लिए ये चीज़ कृपया करके पूरी तरीके से आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इट इज़ अ वन वे ट्रैफिक। आप पीछे आओगे, पीछे आने का मतलब आपको एक चार्जशीट लेना है, समझ में आया। और उसको किस तरीके से करना है, रूल पैरा 219 I ऑफ IRM, ठीक है, 219 नंबर का पैरा है, इसके थ्रू आप ये कर सकते हो। जो आपने ये पैनल फॉर्म किया हुआ है यानी एक फाइनल सेलेक्ट लिस्ट जो बना दी है, ये सेलेक्ट लिस्ट जो है ये 2 साल के लिए रहेगी। कितने? 2 साल के लिए। इसका करेंसी जो है, करेंसी ऑफ द पैनल इज वैलिड ओनली फॉर 2 years। 2 साल के बाद में ख़त्म। और जब तक ये एक्सॉस्ट नहीं हो जाता है प्रायर टू 2 years, अगर 4 महीने में सब मैंने एब्जॉर्ब कर लिया एम्प्लॉय, पैनल इज एक्सॉस्टेड, ख़त्म हो गया, ठीक है, समझ में आया। इट इज़ पैरा 220A ऑफ IRM। सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म। सिलेक्शन प्रोसेस 2 तरीके के मैंने बताए थे, एक जहाँ पे सीनियरिटी बेस होता है, दूसरा जहाँ पर आपका एप्लीकेशन कॉल फॉर किया जाता है। अब आप आ जाओ नॉन सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर। नॉन सिलेक्शन पोस्ट जो है बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें यानी ये करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन सिलेक्शन पोस्ट जो है 2 तरीके से भरे जाते हैं, एक सूटेबिलिटी और दूसरा ट्रेड टेस्ट। जहाँ सूटेबिलिटी होती है वहाँ पर आपको अगेन असेसमेंट करना है। असेसमेंट जो है हर 6 महीने में होता है। एक ट्रायल बेसिस पे 1 साल का असेसमेंट किया गया था कुछ 2004 या 5 के पीरियड में, लेकिन वो ट्रायल बेसिस में था, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गया। आपको 6 महीने का असेसमेंट पीरियड रखना है, यानी एंटिसिपेटेड वैकेंसीज जो है आपको 6 महीने तक काउंट करनी है। अभी मैं नॉन सिलेक्शन पढ़ा रहा हूँ, सिलेक्शन ख़त्म हो गया है, सिलेक्शन का दिमाग अभी थोड़ा सा साइड में रखिए, ओके। मैं नॉन सिलेक्शन के अंदर सूटेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, ओके। सूटेबिलिटी करने के लिए अगेन मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, असेसमेंट से मैं स्टार्ट करूँगा। अगेन मैं मेरा असेसमेंट शीट बनाऊँगा, इसमें लिखूँगा इट इज़ प्रपोज टू यानी फिल अप द वैकेंसीज ऑफ नॉन सिलेक्शन पोस्ट, जो कुछ भी है। अब अगर सूटेबिलिटी है तो सूटेबिलिटी, इसके अंदर एक्सिस्टिंग वैकेंसी आज की तारीख की मैं लूँगा और एंटिसिपेटेड वैकेंसी अप टू 6 months। ये दोनों वैकेंसीज जो मेरी काउंट करके आएगी, उसके बाद अगेन मुझे SC/ST का कैलकुलेशन करना है। SC/ST के कैलकुलेशन को करते वक्त मुझे अगेन रोस्टर्स को फॉलो करना है। रोस्टर्स का जो
ईयर मार्क जो पॉइंट्स है वो अभी आने वाले स्लाइड्स में समझ में आ जाएगा। और मेरा जनरल, SC, ST, ठीक है, एक्सिस्टिंग एज वेल एज एंटिसिपेटेड, ये सब कैलकुलेट करने के बाद में मैं उस वैकेंसीज को एक मिनट एक और चीज़, यानी ये मेरे रेगुलर कैडेट में कंस्ट्रक्शन और वर्क चार्ज की पोस्ट, यानी वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो सब कैलकुलेट करने के बाद में जब मैं असेसमेंट जब प्रिपेयर कर लूँगा, उसके बाद में पहला काम मुझे SC/ST सेल से उसको वेरीफाई कराना है कि भाई ये एज़ पर रोस्टर ये करेक्ट है या नहीं है। और उसके बाद इसको मैं पहले तो मेरी वैकेंसीज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेज दूँगा। मेरा वैकेंसीज एक बार अप्रूव हो गया, उसके बाद में अगर यहाँ पे भी एक सेलेक्ट कमेटी बनती है, और ये जो सेलेक्ट कमेटी रहती है वो SR और CR यानी रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जो बोलते हैं, उसके बेसिस पे ये जो एम्प्लॉयज़ है उनको जज करती है। लेकिन किसको जज करती है, उसके लिए अगेन मेरा आता है जोन ऑफ कंसिडरेशन। मैंने हायर ग्रेड के वैकेंसीज़ को कैलकुलेट कर लिया है, 15 वैकेंसीज कैलकुलेटेड। नाउ आई हैव टू कॉल फॉर द एम्प्लॉयज़ हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू दिस वैकेंसीज। अब मैं किसको बुलाऊंगा, मैं मेरी इमीडिएटली लोअर ग्रेड की सीनियरिटी में जाऊंगा। वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट होगा 1 से 15, और उसके अंदर जितना भी मेरी SC/ST का रिक्वायरमेंट है वो चेक करूँगा। अब SC/ST का रिक्वायरमेंट जोन ऑफ कंसिडरेशन में एक 2010 से लेके 2010 का एक सर्कुलर है और एक 2017 का सर्कुलर है। 2016 से पहले जितने भी SC/ST होते थे उनको आप अगेंस्ट जनरल काउंट करते थे, और अभी ड्यू टू सम कोर्ट केस आपको SC/ST को उस सर्कुलर के बेसिस पे अगेंस्ट जनरल काउंट नहीं करना है, आपको SC/ST को SC/ST ट्रीट करना है। तो अभी आज के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मैं बोलूँगा, और आज के गाइडलाइंस में आपको जितने भी प्रमोशंस करना है उनको प्रोविजनल करना है, और एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू सम कोर्ट केस विच इज़ पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये जो जोन ऑफ कंसिडरेशन के एम्प्लॉयज़ है इसके अंदर अगर 15 में अगर मेरे रिक्वायर्ड SC/ST है, अगर 3 SC है 2 ST है तो 3 और 2 अवेलेबल है, 1 to 15 फर्स्ट A लिस्ट और फिर एक B लिस्ट बनेगी। B लिस्ट के अंदर अगेन इक्वल नंबर रहेगा, 3 टाइम्स नहीं रहेगा, इक्वल नंबर बनेगा, जितना A में उतना ही B में। मेरा जो रिक्वायरमेंट है 3 और 2 का SC/ST का वो होना चाहिए, फिनिश, उससे ज़्यादा मुझे सोचना नहीं है। उसमें 1x फार्मूला यानी 1:1, एक गया तो एक अवेलेबल है, सिंपल सी बात। और इसके अंदर जो सीनियर मोस्ट रहेगा वो सीनियर मोस्ट ही एम्प्लॉय जो है वो जज किया जाएगा, उसका CR और SR ये दोनों देखा जाएगा। अगेन जब CR देखते हैं, CR है नहीं अपार हमारा, उसमें ग्रेडेशन रहता है 3 साल का। आज अगर करना है तो 3 साल पहले का लास्ट 3 ईयर्स का ग्रेडेशन देखना है। इसके अंदर कम से कम एवरेज होना ज़रूरी है। अगर कोई बिलो एवरेज होता है तो उसको आपको वो सूटेबल नहीं होगा, वो अनसूटेबल होगा। यहाँ पे सूटेबल और अनसूटेबल ही वर्ड यूज़ किया जाता है, पास फेल कुछ नहीं है, सूटेबल अनसूटेबल। तो वो ऐसा एम्प्लॉय जो होगा वो अनसूटेबल होगा अगर वो बिलो एवरेज रहेगा। पास 3 ईयर्स नेक्स्ट सेलेक्ट लिस्ट में भी अगर उसको 3 साल में वो बिलो एवरेज रहेगा तो एक बिलो एवरेज जो है किसी के भी 3 साल जो है वो पूरी तरीके से स्पॉइल कर सकते हैं। इसी के लिए ये जो सेलेक्ट लिस्ट होगी उसके अंदर वो अनसूटेबल कहलाएगा और बाकी जो होंगे वो सूटेबल कहलाएंगे। जितने अब इसके अगेंस्ट में अब इसका एक मुझे जगह भरनी पड़ेगी। अगर मैंने 15 को अगर लिया है तो 15 में से तो अब तो मेरे पास 14 ही लोग सूटेबल होंगे, तो एक का क्या करूं? तो एक के लिए मुझे बी लिस्ट जो वेटिंग वाली लिस्ट है उस लिस्ट में से मुझे एक कॉल फॉर करना है। अगर मेरा SC/ST का रिक्वायरमेंट अगर शॉर्टफॉल बन रहा है तो SC/ST को कॉल फॉर करना है। सिर्फ SC/ST को किसी भी पोजीशन में वो सीनियर मोस्ट होना चाहिए, किसी भी पोजीशन में बी लिस्ट के किसी भी पोजीशन में होना चाहिए वो सीनियर मोस्ट होना चाहिए। अगर SC का शॉर्टफॉल है तो SC जाएगा, ST का है तो ST जाएगा, बट ही शुड बी द सीनियर मोस्ट वन। ओके, एक बार ये फाइनल हो गया। मेरी ये DPC इसको बोलता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, ठीक है। ये सब वो जज करेगी एक शीट के ऊपर। आप उनका वो DP के सी के सामने आपका CR SR एम्प्लॉयज़ के 15 लोगों के शुरू में लेके जाओगे। उसके बाद में अगर उसमें से भी कोई अगर अनसूटेबल दिख रहा रहता है तो आपको बी लिस्ट के एम्प्लॉयज़ के भी साथ में रखने पड़ते हैं। इसमें भी अगेन
अगर 3 मेंबर है तो 2 डिपार्टमेंट के होंगे, टेक्निकल साइड के, और एक पर्सनल ऑफिसर होगा। उसमें SC/ST ऑफिसर भी होना ज़रूरी है, जैसा मैंने सिलेक्शन वाले पार्ट में कहा था। तो ये होने के ये पूरा कमेटी जो है जो कुछ भी प्रपोज करेगी, अगेन उसको आपको जो कंसर्न ऑफिसर है जिसने आपका असेसमेंट अप्रूव किया हुआ है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जिसने DPC फॉर्म कराई है, उसके पास हो जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। एक बार आपका सेलेक्ट लिस्ट रेडी हो गई तो इसको अभी आपको नोटिफाई करना है। नोटिफाई करने के बाद में फाइनली प्रमोशंस निकालना है, जैसा भी आपको ये किया है। लेकिन अब अगेन सेम प्रॉब्लम, इसके अंदर पे भी असेसमेंट्स रॉन्ग हो सकते हैं, कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, अगेन रेफर टू पैरा 219I, ठीक है, उसको L है शायद, उसको L बोलते हैं, उसको रेफ़र करो। आपका असेसमेंट रॉन्ग है तो रॉन्ग असेसमेंट, रॉन्ग कैलकुलेशन, जो कुछ भी प्रोसेस आपने उसको कैंसिल कराना है, यू मस्ट गो टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। ओके, इज दैट क्लियर? अब आपने प्रमोशन ऑर्डर्स भी निकाल दिए। प्रमोशन ऑर्डर में अगेन रिफ्यूज़ल होता है। रिफ्यूज़ल होने के बाद में आपको डिबारेशन प्रोसेस करना है। डिबारेशन प्रोसेस में आप उस एम्प्लॉय को डिबार कर डालोगे। डिबार करने के बाद में वो 1 साल के लिए वो कभी भी उसको आप इन बिटवीन प्रमोशन नहीं दे सकते हो। क्या एक बार कोई डिबार्ड एम्प्लॉय, आज मैंने डिबार कर दिया, ड्यू टू यूनियन प्रेशर, क्या आप उसका डिबारेशन कैंसिल कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। किसी भी हालत में आपको उसको अगर डिबार कर दिया, आपने नोटिफाई कर दिया है, वो एम्प्लॉय की मर्ज़ी है, वो किसी दूसरे के प्रेशर में नहीं है, एम्प्लॉय की अपनी वजह है। तो आपको वो डिबारेशन प्रोसेस 1 ईयर का उसको डिबार करना ही करना है। आपने उसका यानी नोटिफाइड डिबारेशन ऑर्डर है। और 1 साल के बाद में फिर अगर उसको बुलाना है तो आपको फिर प्रमोशन दे दीजिए। और नेक्स्ट प्रमोशन में अगर फिर से वो मना करता है तो वो उस सेलेक्ट लिस्ट में से उसका नाम ऑटोमेटिकली हट जाएगा और फिर उसको नेक्स्ट सूटेबिलिटी में अपेयर करना पड़ेगा। सिंपल, यहाँ पे कोई वाइवा वगैरह नहीं होता है। वाइवा सिर्फ एक ही कैटेगरी है, वो MCF कैटेगरी होती है। MCF, MCM या सीनियर टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, उस कैटेगरी के अंदर ही वाइवा है और किसी भी कैटेगरी में वाइवा नहीं है। अगेन एक ट्रेड टेस्ट कैटेगरी, नॉर्मली ट्रेड टेस्ट कैटेगरी में वो सारा प्रोसेस यानी नॉन सिलेक्शन की ट्रेड टेस्ट कैटेगरी थी। ये अभी मैंने जो बताई वो नॉन सिलेक्शन की वो कैटेगरी थी जिसके अंदर सिंपल SR/CR देखा जाता है। और ये कैटेगरी है जिसमें जो एम्प्लॉई है उनका ट्रेड टेस्ट होता है, यानी जिस ट्रेड में वो काम कर रहे हैं उसमें ओरल्स और प्रैक्टिकल ये दोनों होता है, और उसका मार्क्स जो रहता है वो डिसाइडेड रहता है। अगेन यहाँ पे एक सेफ्टी कैटेगरी रहती है, एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी रहती है। जहाँ सेफ्टी कैटेगरी है वहाँ पे नो रिलैक्सेशन, 60% मार्क्स लाना ज़रूरी है। जहाँ पे नॉन सेफ्टी है वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन अलाउड है 51%।